हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CBSE के द्वारा कोविड-19 पैंडमिक के कारण कुछ एग्ज़ाम्स अपने पोस्टपोन कर दिए गए थे, पर अब CBSE ने उन एग्ज़ाम्स की डेट शीट प्रपोज कर दी है। इसी में जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट होंगे और कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम भी जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रपोज है। तो आज का ये वीडियो मैं उन्हीं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कंप्यूटर साइंस में C++ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी में हम C++ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेटा फाइल हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा जो डेटा फाइल हैंडलिंग से मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि जो लोग भी जिनका भी एग्ज़ाम होना है जुलाई में वो इससे फ़ायदा उठा सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को कुछ क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। Okay, our first question is write a function in C++ to count the number of lowercase alphabets present in a text file book.txt। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में book.txt नाम की एक फ़ाइल है और आपने उस फाइल को रीड करना है और उसके अंदर जितने भी लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हैं उनको काउंट करके बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फ़ाइल को रीड करना है। तो ऑब्वियसली फ़ाइल को रीड करने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट मीन्स हमने जब डेटा फाइल हैंडलिंग पढ़ा है तो उसमें हमने कहा कि दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। एक तो होता है मेमोरी टू फाइल और फाइल टू मेमोरी। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर करना है फाइल टू मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है और दैट मीन्स रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कौन सी क्लास, इफ़ स्ट्रीम क्लास। दैट मीन्स हम इफ़ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक फ़ंक्शन बना लिया है, काउंट अल्फ़ा नाम से एक फ़ंक्शन डेफिनेशन बनाई है जो सारा वर्क करेगा। तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रीम बनाया हमने, पहले लाइन लिखी इफ़ स्ट्रीम आई फाइल, एक ऑब्जेक्ट बना दिया इफ़ स्ट्रीम का। ओके, देन ओपन कर दिया उस फाइल को, कौन सी फाइल को, book.txt फाइल को आई फाइल डॉट ओपन फंक्शन की मदद से book.txt को। फाइल मोड यहाँ पर क्या रहेगा, ऑब्वियसली इन रहेगा, iOS इन ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आप उसको यहाँ पर शो कर भी सकते हैं और अदरवाइज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने इफ़ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑब्वियसली वो इन ही इसको लेगा। ओके, हमने दो वेरिएबल यहाँ पर लिए हुए हैं, कैरेक्टर ch और काउंट। दोनों का मतलब समझ लेते हैं। कैरेक्टर ch तो उस चीज़ के लिए है कि जो बाइट्स हम वहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं फाइल टू मेमोरी। फाइल से मेमोरी में क्या लेके आएंगे, बाइट्स को लेके आएंगे। तो वहाँ से एक बार में एक बाइट आएगी, क्योंकि हमें हर किसी अल्फ़ाबेट को चेक करना है। तो हम एक बार में एक ही बाइट को पढ़ेंगे या एक ही कैरेक्टर को पढ़ेंगे। तो एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए मेरे पास एक 1 बाइट मेमोरी की ज़रूरत मुझे है मेन मेमोरी में। तो मैंने ch एक डिफ़ाइन कर लिया, तो ch के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उस ch को फिर हम चेक कर लेंगे कि वो लोअर केस में है या नहीं है। तो मैंने उसके लिए इस कैरेक्टर ch आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। काउंट वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर कराया है कि जो भी हम वेरिएबल हमें मिलते रहेंगे, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स मिलते रहेंगे, तो उनमें काउंट की वैल्यू में क्या करता रहेगा, इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो पहले इनिशियल वैल्यू उसको प्रोवाइड कर दी मैंने 0। ओके, देन अब फाइल को कंप्लीट पढ़ना है तो वाइल लूप, क्योंकि इटरेशन होगा उसमें, तो वाइल लूप की मदद से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर वाइल लूप के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है नॉट फाइल डॉट EOF। नॉट फाइल डॉट EOF, इस स्टेटमेंट को समझना है। EOF फंक्शन के बारे में आप जानते हैं। EOF फंक्शन क्या करता है, एंड ऑफ फाइल फंक्शन है। ये क्या करता है, फाइल के अंदर जब तक कंटेंट मौजूद होता है या बाइट्स मौजूद होती हैं, या दैट मीन्स वो एंड ऑफ फाइल तक रीच नहीं करा होता है उसने, तो तब तक तो ये क्या करता है, आपको 0 वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जब तक उसमें कंटेंट मौजूद होता है या हम कहते हैं कि बाइट्स उसके अंदर फाइल्स के अंदर मौजूद हैं और ये एंड ऑफ फाइल में कंट्रोलर नहीं पहुंचा है, तब तक तो ये आपको 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। और जैसे ही ये एंड ऑफ फाइल में रिटर्न पहुंच जाएगा, कंट्रोलर फाइल को पढ़ते हुए एंड लास्ट में पहुंच जाएगा, तो ये आपको नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम पर आपको क्या करेगा, ये 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट 0, और नॉट 0 क्या होता है, ट्रू होता है। नॉट 0 का मतलब रिवर्स हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। तो वाइल के अंदर जो केस आपको मिल जाएगा, क्योंकि वाइल कैसा लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसको ट्रू मिल जाएगी। तो वाइल लूप के अंदर कंट्रोलर चला जाएगा और उसके अंदर क्या होना है, पहला स्टेटमेंट आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक कैरेक्टर को वहाँ से रीड किया हुआ है गेट फंक्शन की मदद से। यहाँ पर ये क्या यूज़ कर रहा है, गेट फंक्शन की मदद ले रहा है। ठीक है,
यहाँ पर हम इनपुट ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते थे। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे आई फाइल इनपुट ऑपरेटर CH, ये भी हम स्टेटमेंट लिख सकते थे। दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट ऑपरेटर भी रीड करने में मदद करता है और ये गेट फंक्शन भी यहाँ पर रीड करने में आपको मदद करता है, ठीक है। तो आई फाइल डॉट गेट CH ये क्या करेगा, वहाँ से एक कैरेक्टर को रीड करेगा और इट विल स्टोर इनटू CH, और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, CH में स्टोर हो जाएगा, ओके। अब उस CH को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इज़ लोअर फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, इज़ लोअर फंक्शन, और उसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, CH पास कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको चेक कर लीजिएगा। इज़ लोअर होगा यहाँ पर, इज़ लोअर CH। तो आप वो चेक करेगा कि ये क्या जो CH हमें मिला है ये इज़ लोअर तो नहीं है, या लोअर केस में तो नहीं है। अगर वो लोअर केस में होगा तो वो काउंट में क्या कर देगा, आपका ++ कर देगा, अदरवाइज आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे सपोज माना उसकी आपकी जो फाइल थी उसमें ये लिखा हुआ था, दिस इज़ माई बुक। सपोज ये आपकी फाइल के अंदर लिखा हुआ था book.txt के अंदर। तो सबसे पहले उसने कैरेक्टर कौन सा पढ़ा, T पढ़ा। T किस में है, कैपिटल लेटर में है। तो कैपिटल लेटर में है तो इज़ लोअर वाला केस, इफ़ वाला स्टेटमेंट काम नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये काउंट में ++ नहीं होगा। अगली बार क्या होगा, अगली बार H आएगा, ठीक है। अगली बार H आएगा तो H क्या है, इज़ लोअर में है, लोअर केस में है तो काउंट में ++ हो जाएगा। अगली बार I आएगा, ठीक है। ऐसे ही वो क्या करता रहेगा, रीड करता रहेगा कैरेक्टर्स को रीड करता रहेगा, स्पेस को भी रीड करेगा, सबको रीड करता रहेगा। और फाइनली एक टाइम ऐसा होगा कि वो कहाँ पहुँच जाएगा, कंट्रोलर उसके एंड में पहुँच जाएगा। और एंड में पहुँचते ही मैंने कहा है कि EOF फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हर बार EOF फंक्शन उसको क्या रिटर्न कर रहा है, 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो एंड में पहुंचेगा तो आपको EOF फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, EOF फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर देगा। नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1, 1, 2 समथिंग, कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न हो सकती है। तो नॉट नॉन जीरो का मतलब हो जाएगा 0, तो दैट मीन्स 0 का मतलब फॉल्स, ठीक है। तो वाइल लूप क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा तो वाइल का वर्क कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि आपने पूरी कंप्लीट फाइल को रीड आप कर चुके हैं। अब उसके बाद देन उसको क्लोज कर दीजिए। अगला स्टेटमेंट आई फाइल डॉट क्लोज की मदद से, उस ऑब्जेक्ट की मदद से उस फाइल के लिंक को आपने क्लोज कर दिया। एंड ये फंक्शन मैंने किस टाइप का बनाया था, ये फंक्शन मैंने बनाया था इंटीजर टाइप फंक्शन बनाया था। तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न क्या कर रहा है, अभी हमने लिख दिया यहाँ पर रिटर्न काउंट, जो जितने भी उसने काउंट किए थे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, इनको रिटर्न कर देगा कॉलिंग स्टेटमेंट में। और वहाँ आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रिंट इट, आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। आप चाहते तो यहाँ भी इस फंक्शन के अंदर भी आप इसको प्रिंट करा सकते थे। उस केस में इस फंक्शन को आप किस टाइप का बना सकते हैं, वॉइड टाइप का बना सकते हैं। और यहीं पर आप सी आउट स्टेटमेंट लगा करके आप यहाँ पर यू कैन प्रिंट इट हेयर ऑल्सो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट अ फंक्शन रिवर्ट टेक्स्ट, फंक्शन का नेम भी उसने प्रोवाइड कर रखा है, तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान देना है कि अब हम अपने हम कोई नया फंक्शन नहीं बनाएंगे, बल्कि जो उसने फंक्शन का नेम हमें प्रोवाइड कर रखा है वही फंक्शन हम लिखेंगे, उसी का नेम लिखेंगे। टू रीड द टेक्स्ट फाइल input.txt एंड प्रिंट ओनली वर्ड स्टार्टिंग विथ कैपिटल I इन रिवर्स ऑर्डर। हाँ, एक क्वेश्चन को और इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में एक input.txt नाम की फ़ाइल स्टोर्ड है। आपको क्या करना है, उस फाइल को पढ़ना है और उनमें से उन वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है जो कैपिटल I से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। वर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसकी बात हो रही थी, कैरेक्टर्स की बात हो रही थी, क्योंकि हम एक सिंगल कैरेक्टर को चेक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, पूरा का पूरा वर्ड पे बात करनी है, ठीक है। तो अब हम एक बार में, मतलब कहने का मतलब कि जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कौन सा, फाइल टू मेमोरी, तो फाइल से मेमोरी में क्या आएंगे, एक बार में एक पूरा कंप्लीट वर्ड आएगा। वर्ड का मतलब कई सारे कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो कई सारे कैरेक्टर्स अगर एक बार में रीड हो रहे हैं तो उनको होल्ड करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, लार्जर मेमोरी चाहिए। और कई सारे कैरेक्टर को एक साथ होल्ड करने के लिए, सिमिलर कैरेक्टर्स को होल्ड करने के लिए क्या होता है, एरे होता है। तो अब मुझे यहाँ पर एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कैसे करा है वो देखते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अगर वो कह रहा है कि इंडिया इज़ माई कंट्री, अगर आपका उस टेक्स्ट में input.txt फाइल के अंदर लिखा हुआ है, तो वो इंडिया को रिवर्स कर देगा और इसको रिवर्स कर देगा, बाकी दोनों वर्ड्स को
सेम ही लिखेगा जब आउटपुट आपका शो होगा तो, ठीक है, क्योंकि इंडिया और इज़ जो 2 वर्ड थे वो कैपिटल आई से स्टार्ट हो रहे थे। तो ऐसा ही हमें करना है, इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फाइल टू मेमोरी। ऑब्जेक्ट बनाएंगे इफ स्ट्रीम का, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया fin, ओके, fin डॉट ओपन की मदद से उस फाइल को ओपन कर दिया है। सेकंड स्टेटमेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड मैंने कहा था कि अब आपको क्या करना है, वहाँ से कंप्लीट क्या कॉपी करना है, मतलब रीड करना है एक एट अ टाइम वर्ड रीड करना है। वर्ड दैट मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को होल्ड करने के लिए हमने एक यहाँ पर एरे ले लिया, वर्ड नाम का ही एक एरे ले लिया है जो मैक्सिमम 20 या 19 वर्ड्स को एक बार में क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। एक मेमोरी ले ली, मेन मेमोरी में, ओके। तो ठीक हो गया, हमने मान लिया कि मैक्सिमम 19 ही वर्ड्स होंगे, एक वर्ड होंगे, एक पूरे कैरेक्टर्स होंगे एक वर्ड में, ओके। देन अब पढ़ने के लिए वही स्टार्ट किया फिर से वाइल लूप को, क्योंकि इसमें भी इटरेशन हो रहा है, लास्ट तक पढ़ना है तो इटरेट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड फिर सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड, ठीक है। तो वाइल लूप हमने लगाया और वाइल लूप के अंदर वही स्टेटमेंट मैंने लिखा है, नॉट fin डॉट eof, एक फंक्शन यूज़ कर रखा है eof फंक्शन, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इसका मतलब बता दिया है, ठीक है। तो ये वैसा ही वर्क करेगा, ठीक। एंड देन फर्स्ट केस में ये ट्रू हो जाएगी y की वैल्यू। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर उसने लिखा है fin ऑब्जेक्ट और इनपुट ऑपरेटर देन फिर वर्ड, ठीक है। इसे समझना है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन वहाँ से फर्स्ट, क्योंकि ये इनपुट ऑपरेटर है और इनपुट ऑपरेटर कहाँ तक रीड करता है, एक बार में वाइट स्पेस कैरेक्टर तक रीड करता है। वाइट स्पेस कैरेक्टर अगर मिल जाता है तो उसके बाद वो रीड नहीं करता। तो इसका मतलब इंडिया फर्स्ट केस में वो किसको पढ़ेगा, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर इंडिया को पढ़ेगा, ठीक है। इंडिया को पढ़ेगा क्योंकि इंडिया के बाद क्या मिल चुका है, उसे स्पेस मिल चुका है, तो अब वो आगे नहीं पढ़ेगा। तो इंडिया को उसने रीड किया और उसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, उसने जो हमने वर्ड नाम का एक एरे बनाया था, ओके। वर्ड नाम का हमने एक एरे बनाया था, तो उसके अंदर INDIA इस ढंग से आपका 0 लोकेशन पर I 1 2 3 4 इस ढंग से आपका, और लास्ट में ऑब्वियसली नल कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया इस ढंग से आपका स्टोर हो गया है, रीड हुआ, और किसके अंदर स्टोर हो गया, वर्ड जो आपका आपने एक एरे डिक्लेयर किया था उसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक। अब आपको क्या चेक करना है कि जो वर्ड हमने फाइल से रीड किया है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करना है। तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर किस लोकेशन पे स्टोर होगा, वर्ड 0 पे स्टोर होगा, ठीक है। तो वर्ड 0 को चेक करना है। तो अगला स्टेटमेंट हमने क्या लिखा कि इफ़ वर्ड 0 इक्वल टू I, हमने वर्ड 0 को I चेक करा, अगर वो I है तो इसका मतलब वो क्या कर दे, उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे, ठीक है। अगर क्योंकि मैच हो जाएगा तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे। तो उसके लिए हमने यूज़ कर रखा है यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, strrev एक फंक्शन होता है जो पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करते हैं एक, तो हमने इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दी, वर्ड इसके फंक्शन के अंदर पास कर दी है, और ये क्या कर देगा, इसको पूरा का पूरा रिवर्स कर देगा, ओके। और देन फिर हम उसके बाद उसको क्या कर देंगे, वहीं पर प्रिंट करा देंगे, सी आउट वर्ड को प्रिंट कराएंगे, तो वो इंडिया को क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे वाइल लूप फिर चलेगा, नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, वाइल फिर दोबारा अगेन चलेगा। अब वो क्या रीड करेगा, अगली बार में नया वर्ड रीड करेगा, इस को रीड करेगा और इसको स्टोर कर देगा उसी आपके वर्ड जो एरे बनाया था आपने, IS और यहाँ पर /0, ठीक है। /0 आप जानते ही हैं नल कैरेक्टर होता है लास्ट में, तो 0 लोकेशन पे और ये 1 लोकेशन पे, ठीक है। तो 0 लोकेशन पे अभी भी क्या आ गया है, I हो गया, मैच हो जाएगा। इफ़ वर्ड 0 इक्वल टू I ट्रू हो जाएगा, तो फिर इसको भी रिवर्स कर देगा, इसको भी आपका वो रिवर्स कर देगा, इस वाले वर्ड को भी रिवर्स कर दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे वो रीड करेगा किसको, my को, तो my भी उसी ढंग से स्टोर होगा जैसे अभी मैंने बताया आपको, m जो है 0 लोकेशन पे स्टोर होगा, y और /0, ठीक है। तो ये आपका m 0 लोकेशन पर अभी स्टोर है, तो 0 लोकेशन पर वर्ड 0 इक्वल टू I नहीं, यहाँ पर फॉल्स हो गया, तो कोई चेंजेस नहीं होगा इस वर्ड में। एंड देन फाइनली किसको करेगा, वो कंट्री को रीड करेगा, और कंट्री को जब आप रीड करेगा तो आप देख रहे हैं C जो 0 लोकेशन पर क्या आ रहा है, आपका C आ रहा है, तो इसका मतलब वर्ड 0 इक्वल टू I इस केस में भी नहीं होगा, तो इसमें भी वो कोई चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। उसको वैसे का वैसा ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। हर वर्ड को ऐसे ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट काम नहीं करना है तो आपका अगला स्टेटमेंट काम करेगा, वर्ड को जैसा है वैसा ही प्रिंट कर देगा आपकी स्क्रीन पे, ओके। तो अब फाइनली अब क्या होगा, उसके बाद कंट्री पे पहुंचते ही क्या होगा, आपका एंड ऑफ फाइल जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, आपका वो रिटर्न करेगा
नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर देगा, और नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा तो आपका वाइल लूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका वाइल का वर्क कंप्लीट हो चुका है। एंड देन फाइनली आप इसे क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आउटपुट आपका किस ढंग से दिखेगा, इस ढंग से दिखेगा। वो केवल उन्हीं वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा जो स्टार्ट हुए हैं किससे, आई से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस शो कर सकता है वो। ठीक है, आपसे कह सकता है कि कैपिटल आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को काउंट करिए। ठीक है, इस ढंग से। या एक क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभी कि हाउ मेनी टाइम्स अकरेंस ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड की अकरेंस कितनी टाइम हुई है, कितने टाइम वो वर्ड उस पूरे फाइल में आया है, आपने लिखा है, उसको काउंट करिए। ये क्वेश्चन भी बनता है, इसको भी आप ट्राई करिएगा। ठीक है, और अदरवाइज़ फिर हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अब है रिलेटेड किससे, बाइनरी फाइल से। ओके, अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो दोनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड थे। ओके, अब बात करते हैं बाइनरी फाइल्स की। ठीक, तो बाइनरी फाइल्स भी सेम उसी तरह काम करते हैं, लेकिन बाइनरी फाइल्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट्स को रीड करना होता है, क्योंकि बाइनरी फाइल्स में हम क्लासेस का यूज़ करते हैं, क्लास का यूज़ करते हैं, और क्लास का जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ ऑब्जेक्ट की बात होगी ऑब्वियसली, और जहाँ ऑब्जेक्ट की बात होगी वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए हमारे पास इसमें दो फंक्शन होते हैं, रीड फंक्शन और राइट फंक्शन। ठीक है, रीड करने के लिए रीड फंक्शन होता है, और राइट करने के लिए ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए राइट फंक्शन उसमें होता है। ठीक है, दो फंक्शन आपने पढ़े हैं। ठीक, तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ फंक्शन इन C++ टू सर्च एंड डिस्प्ले द डिटेल हुज डेस्टिनेशन इन कोचिंग फ्रॉम द बाइनरी फाइल bus.dat assuming that the binary file containing the object of following class। ओके, तो वो कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में एक बाइनरी फाइल बस नाम की स्टोर है, उसमें से आपने उन बसेस की डिटेल आपको डिस्प्ले करनी है, जिन बसेस की डिटेल जिनका डेस्टिनेशन क्या है, कोचिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें बाइनरी फाइल को रीड करना है ऑब्वियसली। ठीक है, ऑपरेशन वही परफॉर्म करना है, मैं फाइल टू मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, अब आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्लास को समझ लेते हैं। इसने क्लास कैसे बनाई है, इसने हमें एक क्लास बना के दी है, बस नाम की क्लास। ठीक है, बस के अंदर बस के अंदर इसके प्राइवेट मेंबर हैं, बी नंबर, फ्रॉम और टू। ठीक है, तो तीन इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं। बी नंबर बस नंबर को होल्ड कर रहा है, फ्रॉम जो है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट को होल्ड कर रहा है, और टू जो है इसका डेस्टिनेशन पॉइंट को होल्ड कर रहा है। ठीक है, पब्लिक सेक्शन में इसने चार फंक्शन बनाए हैं। स्टार्ट फ्रॉम फंक्शन बनाया है, एंड टू फंक्शन बनाया है, इनपुट फंक्शन बनाया है, और शो फंक्शन बनाया है। ठीक है, इन चारों को समझ लेते हैं, इनका चारों का यूज़ क्या है इन फंक्शंस का। स्टार्ट फ्रॉम फंक्शन एक आपका कौन सा फंक्शन है, गेटर फंक्शन है, जो रिटर्न कर रहा है, कुछ आपका वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। तो आपने रिटर्न फ्रॉम यहाँ से रिटर्न कर देगा, डेस्टिनेशन को रिटर्न करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट को रिटर्न करेगा। और एंड टू फंक्शन क्या करेगा, उसको रिटर्न टू रिटर्न करेगा, मतलब जो डेस्टिनेशन कौन रिटर्न कर रहा है, एंड टू फंक्शन, और स्टार्टिंग पॉइंट कौन रिटर्न कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद दो फंक्शन है, इनपुट और आउटपुट। इनकी मदद से आप क्या करेंगे, अगर इस प्रोग्राम को कंप्लीट बनाते हैं तो इनपुट की मदद से उसकी इन्फॉर्मेशन को इनपुट कराएंगे, और डिस्प्ले की मदद से उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने में मदद करेगा। तो ये पूरा था क्लास आपका। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को बनाते हैं, एक फंक्शन इसके लिए हम डिक्लेयर करते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन को इसके आंसर को समझ लेते हैं। हमने एक फंक्शन बना लिया, रीड फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की बात होगी, क्योंकि एक जो हमने क्लास बनाई है उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, और हमें एक रीड करने के लिए भी एक क्लास है हमारी, क्योंकि हम कौन सी क्लास यूज़ करेंगे, इफ स्ट्रीम क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट भी हमें बनाना पड़ेगा। तो दो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए, एक बस बी, ये तो जो बस क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और एक इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है fin। ठीक है, fin की मदद से हमने इस फाइल को ओपन कर दिया bus.dat को, और यहाँ पर मोड लगा दिया iOS बाइनरी, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन अ बाइनरी फाइल। ओके, देन
नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब यहाँ भी कंप्लीट मुझे फाइल को पढ़ना है तो वाइल लूप ही बेटर रहता है। तो वाइल लूप से मैंने पढ़ा और कंडीशन वही लगा दी है fin.not fin.indof, जब तक indof फाइल रीच नहीं कर जाता, मतलब वो आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तब तक उसको पढ़ता रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पढ़ने की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पर से आपके जो फाइल को थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी जो bus.dat होगी वो इस ढंग से स्टोर होगी और उसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे। ठीक है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स का मतलब कई सारे बसेस की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी और हर ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें स्टोर करके रखेगा, उस बस का नंबर, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका डेस्टिनेशन क्या है। ऐसी सेकंड बस भी अपना बस का नंबर, उसका स्टार्टिंट पॉइंट क्या है और वो कहाँ उसका डेस्टिनेशन है। ठीक है, ऐसे कई सारे बसेस की इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होगी, उस फाइल के अंदर स्टोर होगी। कौन सी फाइल के अंदर, bus.dat नाम की फाइल के अंदर। ओके, तो अब उसको क्या करना है, पहली बार में एक ऑब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं, रीड स्टेटमेंट यूज़ होता है यहाँ पर। ये रीड एक ही बार यूज़ होगा, fin.read। ओके, यहाँ पर थोड़ा चेक कर लीजिएगा, fin.read और देन ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर स्टार एंड बी कॉमा साइज ऑफ बी। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक ऑब्जेक्ट को रीड करने में मदद कर रहा है वहाँ से। ठीक है, किसके, साइज ऑफ बी का मतलब उस कितना साइज़ करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना होगा, जितने उनके डेटा मेंबर का साइज़ होगा। ठीक है, तो डेटा मेंबर का साइज़ की अगर मैं बात करूं इसके, तो इसके डेटा मेंबर का साइज़ है, बी नंबर इंटीजर है तो 2 बाइट हो गया, फ्रॉम एक कैरेक्टर है 20 और 20 40 और 42, मतलब कि 42 बाइट्स, इतने 42 बाइट्स को एक बार में रीड करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट, ये जो रीड स्टेटमेंट है, ये रीड स्टेटमेंट एक बार में 42 बाइट्स को रीड करेगा और उन 42 बाइट्स को किसके अंदर स्टोर कर देगा, बी के अंदर स्टोर कर देगा। बी जो हमने एक मेमोरी एलोकेट करी है इसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि हम टेक्स्ट फाइल में, याद है आपको, टेक्स्ट फाइल में हम क्या कर रहे थे, जो आप उसकी फाइल से मेमोरी में कंटेंट ला रहे थे। जैसे पहला क्वेश्चन था कि एक सिंगल कैरेक्टर को पढ़ना है तो उसके लिए हमने CS डिफाइन किया था। फिर हमने दूसरे केस में हमने वर्ड पढ़ रहे थे तो हमने पूरा का पूरा एक एरे डिफाइन किया था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैं होल्ड कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया, बी डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब इस स्टेटमेंट ने आपका रीड स्टेटमेंट वर्क करा आपका, तो जो आपकी फाइल थी, फाइल के अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट था, कई सारे ऑब्जेक्ट होंगे मैंने कहा फाइल के अंदर। ठीक है, ये बस नाम की फाइल थी, इस फाइल से फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इसने रीड करके किसके अंदर स्टोर कर दिया, बी के अंदर स्टोर कर दिया। तो बी के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गई होगी, एक तो गया होगा बस नंबर, एक गया होगा आपका फ्रॉम, और एक गया होगा टू, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, तो अब ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, अगला काम क्या करना है कि हमें कंपेयर करना है कि इस बी के अंदर जो भी डेस्टिनेशन है, इस बी की जो भी डेस्टिनेशन है वो कोचीन तो नहीं है। ठीक है, अब वो हमें कौन रिटर्न कर रहा है, उसके लिए हमने क्या बना रखा है, इस बी की जो डेस्टिनेशन को रिटर्न करने के लिए हमने क्या बना रखा है, एक n2 फंक्शन बना रखा है क्लास में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन के अंदर पहला, क्योंकि स्ट्रिंग कंपेयर क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। ठीक है, तो पहली स्ट्रिंग मुझे कहाँ से मिलेगी, पहली स्ट्रिंग मुझे यहाँ से रिटर्न होकर मिलेगी, जो b.n2 मैंने फंक्शन यहाँ पर कॉल कर रखा है, तो यहाँ से रिटर्न होकर मिलेगी मुझे बी की डेस्टिनेशन, और दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है, कोचीन। ठीक है, तो दोनों स्ट्रिंग क्या होंगी, आपस में कंपेयर होंगी, और इसका रिजल्ट अगर 0 आता है, इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब मैच हो जाती हैं, तो उसके बाद वो क्या कर दे, इसको शो फंक्शन को कॉल कर दे, सिंपल सा है। ठीक है, शो फंक्शन कॉल हो जाएगा तो दैट मीन्स उसकी ओवर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले केस में सपोज पहला ऑब्जेक्ट उसने पढ़ा और इसका डेस्टिनेशन मान लीजिए कोचीन में होकर के इसका डेस्टिनेशन था दिल्ली। ठीक है, दिल्ली था, तो उसने यहाँ पर जो पहला स्ट्रिंग रिटर्न होगा दिल्ली, और कॉमा क्या हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो b.show वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगली बार में सेकंड ऑब्जेक्ट को पढ़ेगा। सेकंड ऑब्जेक्ट का माना सपोज उसका डेस्टिनेशन, जब सेकंड ऑब्जेक्ट उसने रीड किया और रीड करने के बाद उसको कहाँ स्टोर कर दिया, बी के अंदर स्टोर कर दिया, क्योंकि हर बार वो ऑब्जेक्ट को रीड कर रहा है और उसको जो बी हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है उसके लिए मेमोरी एलोकेट की है, उसके अंदर बाइट्स को स्टोर कर दे रहा है। ठीक है, 42 बाइट्स को पढ़ रहा है हर बार, और उसको कहाँ स्टोर कर दे रहा है, बी के अंदर स्टोर कर दे रहा है। तो पहली बार में 42 बाइट्स पढ़ी और उन 42 बाइट्स में से उसने डेस्टिनेशन को रिटर्न करा, और डेस्टिनेशन क्या थी आपकी, दिल्ली। तो मैच हुई, कंपेयर नहीं हो पाई, तो इसका मतलब उसने शो नहीं किया। अगली बार में फिर 42 नेक्स्ट
x42 बाइट्स को पढ़ा और उसमें उसने डेस्टिनेशन देखा कि उसका डेस्टिनेशन क्या मिल गया, उसको कोचीन मिल गया है। तो कोचीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा और बी डॉट शो मतलब उस सेकंड ऑब्जेक्ट की डिटेल को आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ऐसे ही बढ़ता रहेगा आगे को, जितने भी ऑब्जेक्ट आपकी उस फाइल में स्टोर हैं उन ऑब्जेक्ट्स को रीड करता रहेगा, उनकी इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करेगा, ठीक है, उनकी बाइट्स को वहाँ बी के अंदर स्टोर करता रहेगा और वहाँ से वो स्ट्रिंग कंपेयर होती रहेंगी, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर वो स्ट्रिंग्स, जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन, जिस ऑब्जेक्ट का डेस्टिनेशन क्या होगा, आपका कोचीन होगा, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। और फाइनली क्या होगा, फाइनल केस क्या होगा कि आपका जो फाइल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स भी कुछ ही कई सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो फाइनल वो एंड ऑफ फाइल में पहुंच जाएगा और वाइल लूप काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वहाँ पर वो रिटर्न कर देगा आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू। ओके, फाइल वाइल कंप्लीट हो गया है, देन फाइनली आप उसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा है, हमने इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ओपन किया फाइल को, फिर वाइल लूप लगाया, पहले ऑब्जेक्ट को पढ़ा, उस ऑब्जेक्ट को रीड किया वहाँ से रीड फंक्शन की मदद से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये रीड एक ही बार होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा जब आप नोट करेंगे, ठीक है। तो अब रीड फंक्शन की मदद से ऑब्जेक्ट वहाँ से रीड किया, उस ऑब्जेक्ट को हमने स्टोर किया बी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, बी हमने जो उसके लिए मेमोरी एलोकेट की है, उस मेमोरी के अंदर वो बाइट्स वहाँ से स्टोर हो गई। फिर उसने रिटर्न कर दिया, हमने कॉल कर दिया बी के कौन से फंक्शन को, n2 फंक्शन को कॉल कर दिया स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन के अंदर। तो n2 फंक्शन में मुझे क्या रिटर्न कर देगा, जो बी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका डेस्टिनेशन रिटर्न कर देगा। उस डेस्टिनेशन को कंपेयर करूंगा मैं कोचीन से, और कोचीन दोनों कंपेयर होंगे, कंपेयर होकर रिजल्ट अगर 0 आ जाता है तब तो वो शो हो जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को रीड करेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इस ढंग से वर्क कर रहा है आपको, ठीक है, बाइनरी फाइल का। आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप और भी क्वेश्चंस उसमें आसानी से बना सकते हैं। जैसे कभी कभी वो लाइब्रेरी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस बुक की इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से बना सकता है, लेकिन प्रोसीजर लगभग सबका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि हमें रीड करना है, रीड करने के बाद स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, ओके। तो इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा, और जो आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन इन C++ टू ऐड मोर न्यू ऑब्जेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ अ बाइनरी फाइल student.dat एज्यूमिंग दैट द बाइनरी फाइल कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग क्लास। अब ये थोड़ा सा चेंजेस है, इससे पहला वाला क्वेश्चन था रीड करने का, ये क्वेश्चन है राइट करने का, ओके, कि हमें बाइनरी फाइल में क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रीड करने के लिए रीड फंक्शन होता है, राइट करने के लिए राइट फंक्शन होता है, सिंपली बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम कौन सी क्लास को यूज़ करेंगे यहाँ पर, OF स्ट्रीम क्लास को यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तक हम इफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करते थे क्योंकि रीड करने के लिए, अब हम OF स्ट्रीम का करेंगे। वो कैसे करेंगे हम पहले देखेंगे। तो पहले क्लास को समझ लेते हैं, क्लास कैसी बना रखी है। क्लास S2 है, जिसके अंदर डेटा मेंबर हैं, रो नंबर, एस नेम, 2 डेटा मेंबर हैं। पब्लिक सेक्शन में 2 फंक्शन है, इंटर फंक्शन है और एक शो फंक्शन है। इंटर फंक्शन की मदद से इन्फॉर्मेशन इंटर हो रही है और शो फंक्शन की मदद से इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो सिंपल सा क्लास है, कोई इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं है ज़्यादातर। 2 मेंबर हैं इसके और 2 फंक्शंस ने डिक्लेयर कर रखे हैं पब्लिक सेक्शन में, ओके। तो अब इसको करते हैं कि कैसे हम इसमें नया ऑब्जेक्ट एक राइट करेंगे। ऑलरेडी हम ये मान लेते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट उसमें क्या है, एक आपका student.dat है, उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स, मतलब कई सारे स्टूडेंट की डिटेल ऑलरेडी ऐड हो रखी है। तो आपको लास्ट में एक नया ऑब्जेक्ट उसमें स्टोर करना है, इंटर करना है, ठीक है। तो ये कैसे हम करेंगे इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हमने ऐड रिकॉर्ड नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैंने कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम बनानी पड़ेगी, इफ स्ट्रीम के बजाय क्या बनाना पड़ेगा, OF स्ट्रीम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्ट बना दिया किसका, OF स्ट्रीम का। OF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया O फाइल नाम से, ठीक है। उसकी मदद से आपने फाइल को ओपन कर दिया है, ठीक है। O फाइल डॉट ओपन student.dat iOS आउट मोड होगा यहाँ पर, क्योंकि इन मोड रीडिंग के लिए होता है, आउट मोड राइटिंग के लिए होता है। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा एक हम आउट के बाद और ऑपरेटर लगा करके एक और मोड हमें यहाँ पर लगा देना चाहिए, iOS अपेंड, ठीक है। आप ये जानते होंगे iOS अपेंड क्या करता है
अदरवाइज ये क्या करेगा, अगर मैंने इसी में राइट कर दिया तो ये पुराने कंटेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और नए कंटेंट को ऐड कर देता है। लेकिन अपेंड अगर हमने लगाया है तो वो पुराने कंटेंट को भी रहने देगा और नए कंटेंट को भी ऐड कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसके बाद हम iOS आउट के बाद आप क्या लगा देंगे, एक और ऑपरेटर लगा देंगे इस ढंग से। और ऑपरेटर आप जानते हैं सिंगल लाइन में, और देन फिर उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर iOS आपका अपेंड, और साथ में एक और मोड आप यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि बाइनरी फाइल पर काम कर रहे हैं, तो और लगा करके फिर एक और मोड आप लगा सकते हैं, iOS बाइनरी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल्स पे क्योंकि वर्क हो रहा है। ठीक, तो ये बता देगा आपको। तो इस ढंग से आप, क्योंकि अपेंड मोड हमेशा किस में काम करता है, राइटिंग मोड में ही काम करता है क्योंकि हम राइट कर रहे हैं फाइल को। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए कि हम अब, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन हमारा चेंज हो गया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फाइल टू मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, अब हम मेमोरी टू फाइल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले कुछ कंटेंट हम मेमोरी में टाइप करेंगे और उन कंटेंट्स को फिर वहाँ क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक, तो मेमोरी में जो कंटेंट हम राइट करेंगे उसको स्टोर करने के लिए भी मुझे एक मेमोरी चाहिए कि कहाँ पर वो स्टोर होगा। जो भी मैं बाइट्स मेमोरी में लिखूंगा, मेन मेमोरी में कुछ बाइट्स टाइप करूँगा कीबोर्ड की मदद से, तो उन बाइट्स को मैं स्टोर करूँगा किसी एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल फिर उसके बाद क्या कर दूंगा, उस वेरिएबल को उस फाइल के अंदर राइट कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है क्लास की। क्लास का मतलब ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर मुझे जो मेमोरी भी चाहिए होगी वो किस फॉर्म में चाहिए होगी, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो मैंने उस क्लास की क्या बना दी, एक ऑब्जेक्ट बना दिया S नाम से। ठीक है, कितने बाइट का होगा ये आप समझ लीजिए, S नेम कितना है 20, और R नंबर इंटीजर हो गया 2 बाइट, 22 बाइट। ओके, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना हो गया, 22 बाइट हो गया। तो 22 बाइट का आपका ये S नाम से क्या हो जाएगी, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी आपको, जिसके अंदर आप दो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, S नेम और दूसरा उसका क्या है, दूसरा सेकंड S नेम, सॉरी रॉ नंबर और S नेम। ओके, तो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, आपने जो S नाम की मेमोरी एलोकेट करी, ठीक है, इसके अंदर आप रॉ नंबर और S नेम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब आपसे पूछ रहा है फिर आपने एक कैरेक्टर y CS ले लिया, उसकी इनिशियल वैल्यू y ले ली, क्योंकि वाइल लूप आप चला रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू उसको y अगर मिलती है फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि रन करने के लिए वाइल कैसा है, एंट्री कंट्रोल लूप है, तो ये जब तक y उसको CS की वैल्यू y मिलती रहेगी वो वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो आपसे वाइल के अंदर सबसे पहले उसने काम क्या करा, क्योंकि आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, इस S के अंदर वैल्यू इंटर करानी है पहले। ठीक है, तो एंटर किसकी मदद से करेंगे, क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन बना रखा है इंटर फंक्शन, जिसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, बाइट्स को क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, या कुछ डिटेल क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करा, S.इंटर की मदद से उस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, कॉल होते ही आप देखेंगे कि वो S.इंटर के अंदर आपसे इंटर फंक्शन की जो भी डेफिनेशन होगी वहाँ आपको रॉ नंबर मांगेगा स्टूडेंट्स का, और आपसे उसका नेम पूछेगा। ठीक है, दोनों आपने इंटर कर दी। इंटर करने के बाद रॉ नंबर और जो नेम है वो इस S के अंदर स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको किसकी मदद से कॉल कर रखा है, S ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कर रखा है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई S के अंदर। अब इस S को हमें क्या करना है, वहाँ राइट कर देना है फाइल के अंदर। ठीक है, फाइल के अंदर राइट कर देना है, और इसमें मदद करेगा हमें कौन सा ऑब्जेक्ट, OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं उस OF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट की मदद से राइट फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स कैसा होता है, ओ फाइल डॉट राइट कैरेक्टर स्टार एंड एट साइज ऑफ S, साइज ऑफ S, ये S जो है यहाँ पर कैपिटल रखिएगा। ठीक है, सेम ही है वो। ठीक, टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, S यहाँ पर भी कैपिटल रहेगा, इधर भी S कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैपिटल में बना रखा है मैंने, क्योंकि आपका पता है कि C++ कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपका ये क्या काम कर रहा है, ये जो लाइन है आपकी राइट फंक्शन क्या कर रहा है, जो आपने S के बाइट्स पढ़े थे, एंटर किए थे, उन बाइट्स को राइट कर दे रहा है किसमें, student.dat के अंदर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। S नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो राइट हो जाएगा कहाँ पर, आपकी फाइल के अंदर लास्ट में, क्योंकि अपेंड आपने iOS अपेंड लगाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा डू यू वांट टू मोर, यस और नो, आपसे आप और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं, CH की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी, फिर से वाइल लूप क्या हो जाएगा, इटरेट हो जाएगा, वाइल लूप फिर से चल जाएगा, एंड देन फिर दोबारा से आपसे फंक्शन कॉल हो जाएगा S.enter, और S.enter आप दोबारा से कॉल करेंगे तो एक नए ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। अब आपने नया स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डाल दी, इसमें कोई नया इन्फॉर्मेशन था, स्टूडेंट था, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसका रॉ नंबर और उसका नेम इंटर कर दिया, एंड देन फिर ये राइट फंक्शन कॉल होगा, इसकी मदद से
फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से, और आपने इस राइट फंक्शन को थोड़ा सा इसका सिंटेक्स याद रखिएगा कि कैसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, रीड फंक्शन का सिंटेक्स और राइट फंक्शन का सिंटेक्स, ये दोनों आपको बाइनरी फाइल में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ठीक। तो ये क्या करेगा, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी आपके राइट कर देगा उस फाइल के अंदर, ठीक। अब आप नेक्स्ट टाइम पे फिर अगर आपने मोर, यस और नो, अगर आप इस केस में नो कर देते हैं तो ऑब्वियसली वाइल लूप क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, एंड देन वो आप यहाँ पे फाइनली क्या कर दीजिए, उसको ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दीजिए। तो इस ढंग से ये बहुत सिंपल सा है कि कैसे आप किसी बाइनरी फाइल में राइट कर रहे हैं। ओके, तो आपने देखा कि बाइनरी फाइल में रीड करना हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा, ये और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी फाइल में राइट करने का सीख रहे हैं, ठीक है। तो फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन अब ऐसे आने लग गए हैं कि उसमें एक आपको चॉइस मिलने लग गई है पेपर में, कि क्वेश्चंस में क्या होने लग गया है, चॉइस मिलने लग गई है। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि वो रीडिंग से दे दे और दूसरा चॉइस का क्वेश्चन दे दे वो राइटिंग से। तो दोनों में से जिसमें आपको बेटर लगता है कि आप बढ़िया ढंग से कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसी ढंग से लिखा जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप क्वेश्चन के आंसर को भी इसी तरीके से वहाँ लिखेंगे ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेट कर पाएँ। ओके, तो यहाँ हमने डिस्कस किए बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम होना है कंप्यूटर साइंस का और C++ वो पढ़ रहे हैं, उनको इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ और आपकी क्वेरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।